मंतिक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पार्ट मंतिक का पढ़ लेंगे, फिर कुछ पार्ट अरबी का पढ़ लेंगे, फिर बाकी जो है इस तरह से बाद में अलग अलग फिर खत्म करेंगे, ताकि जो है वो हर चीज़ लगातार होती रहे और कोई एक चीज़ जो है कंप्लीट होकर वो भूल न जाए उसको। और तो मंतिक में जो है आज हम लोग मंतिक शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग फलसफा के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग मंतिक के बारे में शुरू करेंगे। मंतिक या लॉजिक लगाना, आप लोग बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक लगाते हैं कि ये चीज़ है तो ये हो सकती है, तो उसमें मंतिक बेसिकली क्या है कि कुछ नामालूम चीज़ को मालूम करना होता है। मतलब कोई भी प्रिंसिपल उसूल व ज़वाबित के लिहाज से हम किसी भी चीज़ पर सोच विचार करके जो है क्या होता है, नामालूम चीज़ को मालूम करते हैं, उसी को मंतिक कहते हैं। मतलब जब आप सोच विचार करते हैं, और सोच विचार आंख बंद करके नहीं हो, कोई भी किसी भी चीज़ का किसी भी बारे में अगर हम सोच विचार करते हैं तो ये सोच विचार जो है किसी के प्रिंसिपल के तहत होना चाहिए, किसी उसूल के तहत ये सोच विचार होना चाहिए, किसी ज़ाब्ते के तहत जो है ये सोच विचार होना चाहिए। जब ये आप किसी उसूल के तहत या किसी ज़ाब्ते के तहत कोई किसी भी मसले पे गौर व फिक्र करेंगे, सोच विचार करेंगे, और फिर उसके बाद कोई चीज़ आपको मालूम नहीं है तो उससे आप नामालूम चीज़ को हासिल करते हैं, तो इसी सोच विचार को, इसी गौर व फिक्र को जो है हम क्या कहते हैं, आपके मंतिक कहते हैं। और ये जो गौर व फिक्र हम करते हैं इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब जो अगर आप किसी प्रिंसिपल के तहत, किसी ज़ाब्ते के तहत, किसी इसके तहत अगर आप कुछ सोच विचार करेंगे तो इसमें गलती नहीं होगी। गलती अगर होगी तो फिर ये मंतिक नहीं होगा। तो मंतिक किसको कहते हैं? कोई भी नामालूम चीज़ को मालूम करना। और मालूम कैसे करते हैं? कोई भी चीज़ को जब हम मालूम करते हैं तो किसी उसूल व ज़ाब्ते के तहत उस पर गौर व फिक्र करते हैं, उस पर सोच विचार करते हैं। तो उस पर गौर व फिक्र और सोच विचार करने के बाद फिर हम उसको मालूम करते हैं, इसी को हम मंतिक कहते हैं। अब सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए कि मंतिक की तारीफ क्या है, मंतिक कहते हैं किसको। तारीफ, मंतिक की तारीफ क्या है? तारीफ कहते हैं डिफिनेशन को, उसूल और ज़ाब्तों के मुवाफिक, उसूल और ज़ाब्तों के, उसूल और ज़ाब्तों के मुवाफिक, उसूल और ज़ाब्तों के मुवाफिक सोच विचार करने उसूल और ज़ाब्तों के मुवाफिक सोच विचार करने और मालूमात को तरतीब देकर और मालूमात को तरतीब देकर और मालूमात को तरतीब देकर नामालूम नतीजा मालूम करने में उसूल और ज़ाब्तों के मुवाफिक सोच विचार करने और मालूमात को तरतीब देकर नामालूम नतीजा को जो है मालूम करने में गलती नहीं होती है। गलती नहीं होती है। इनके मजमुआ को मंतिक कहते हैं। इनके मजमुआ को
मंतिक कहते हैं। उसूल और ज़ाब्तों के मुआफिक सोच विचार करने और मालूमात को तरतीब देकर नामालूम नतीजा मालूम करने में गलती नहीं होती है, इनके मजमुआ को मंतिक कहते हैं। मजमुआ वही हुआ कि उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक जो आपने सोच विचार किया किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो सोच विचार करने के बाद क्या होगा, आपको गलती नहीं होगी। जब गलती नहीं होगी तो ये जो सोच विचार करने का मजमुआ है, इसी को हम मंतिक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को टीबी हो गया, अब किसी को टीबी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि टीबी जो है फेफड़े में होती है और उसमें जख्म होता है। तो आपको जख्म के बारे में मालूम है, फेफड़ा के बारे में मालूम है, लेकिन टीबी के बारे में मालूम नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी के लंग में जख्म हो गया है, इसका मतलब यह है कि उसको कोई बीमारी हो सकती है, और वो बीमारी टीबी है, क्योंकि टीबी में जो है आपके लंग में जख्म हो जाता है। तो कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो, गौर व फिक्र जब आप करेंगे, गौर व फिक्र करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, तो उस गौर व फिक्र के मजमुआ को हम मंतिक कहते हैं। और जब नतीजा पे पहुंच गए, फाइनल डिसीजन ले लिया, तो वही जो है फलसफा है। तो फलसफा और मंतिक में बेसिक फ़र्क यह है कि कोई भी चीज़ को किसी भी टॉपिक पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो ये गौर व फिक्र का मजमुआ जो है क्या है, मंतिक है। और जब हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो वो नतीजा जो उसका फलसफा है। इसलिए जो है इसकी डेफिनेशन में क्या है कि उसूल और ज़ाब्तों के मुआफिक सोच व विचार करने सोच विचार करने और मालूमात को तरतीब देकर नामालूम नतीजा मालूम करने में गलती नहीं होती है, इनके मजमुआ को मंतिक कहा जाता है। इसी में आगे कंटिन्यूएशन है, गोया गौर व फिक्र। ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा पॉइंट हो गया गोया गौर व फिक्र सोच विचार को गौर व फिक्र सोच विचार को गलती से महफूज रखना गौर व फिक्र सोच विचार को गलती से महफूज रखना मंतिक का असल मकसद है। यानी मंतिक का जो मेन काम है, अहम काम है, असल मकसद ये है कि जो सोच विचार हम करते हैं, उस सोच विचार को गलती से महफूज रखना, यही मंतिक का असल मकसद है। तो मंतिक का मेन असल मकसद यही हुआ कि किसी भी टॉपिक के बारे में फिक्र करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो उसमें गलती ना हो। अगर गलती हो गई तो फिर वो मंतिक नहीं है। अब मिसाल के तौर पर इसमें बहुत मशहूर मिसाल दी जाती है कि अगर कहीं आपने दूर से देखा कि कहीं से धुआं उठ रहा है, अब आप इस पर गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजा पे आप पहुंचते हैं कि अगर वहाँ धुआं उठ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे आग है। इसीलिए यही चीज़ मंतिक है। तो फिर से रिपीट करते हैं, तारीफ में क्या है, उसूल और ज़ाब्तों के मुआफिक सोच व विचार करने और मालूमात को तरतीब देकर नामालूम नतीजा मालूम करने में गलती नहीं होती है, इनके मजमुआ को हम क्या कहते हैं, मंतिक कहते हैं। गोया गौर व फिक्र सोच व विचार को गलती से महफूज रखना ही मंतिक का असल मकसद है। ताकि, इसी कंटिन्यूएशन है, ताकि नामालूम चीज का ताकि नामालूम चीज का सही इल्म हासिल हो जाए।
تاکہ نامعلوم چیز کا جو ہے صحیح علم حاصل ہو جائے۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ منطق صحیح علم حاصل کرنے کا ایک کامیاب ذریعہ ہے۔ منطق صحیح علم حاصل کرنے کا ایک کامیاب ذریعہ ہے۔ گویا غور و فکر، سوچ و وچار کو غلطی سے محفوظ رکھنا ہی منطق کا اصل مقصد ہے، تاکہ نامعلوم چیز کا صحیح علم حاصل ہو جائے۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ منطق صحیح علم حاصل کرنے کا ایک کامیاب ذریعہ ہے۔ اب منطق کا مقصد کیا ہے؟ کہ صحیح علم حاصل کیا جا سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر غلط علم حاصل کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا، اور خاص کے طب کے معاملے میں اگر آپ نے غلط چیز حاصل کر لیا، مان لو کہ کوئی بھی ڈیزیز ہے، اس کا سائن سمٹم آپ نے غلط سمجھ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈائگنوسس میں غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ٹریٹمنٹ آپ نے غلط علم حاصل کر لیا تو ٹریٹمنٹ غلط ہو جائے گا، یا اگر ڈائگنوسس غلط کر لیا تو ظاہر سی بات ہے ٹریٹمنٹ بھی غلط ہو جائے گا، تو پھر نقصان پہنچے گا۔ تو اسی لیے بیومس میں جو ہے آپ کے منطق اسی لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کا ذہن سوچ و وچار کرنے کی طرف مائل ہو۔ کوئی بھی ڈائگنوسس پر پہنچنے سے پہلے آپ جو ہے کیا کریں؟ خوب غور و فکر کریں، خوب سوچ و وچار کریں، تاکہ صحیح ڈائگنوسس پہ پہنچا جا سکے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کے ذہن کو اس طرح سے بنایا جائے کہ آپ، مثال کے طور پر کوئی ڈیزیز ہے، اب اس ڈیزیز کے بارے میں آپ نے جو ہے مریض سے سنا کہ اس کے کیا سائن ہیں، کیا سمٹم ہیں، آپ نے سائن دیکھا، مریض نے آپ کو سمٹم بتایا، اور پھر آپ نے ایگزامینیشن کیا۔ اس کے بعد آپ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے مریض کے سائن سمٹم کے لحاظ سے غور و فکر کرتے ہیں، اور ایگزامینیشن کرنے کے لحاظ سے غور و فکر کرتے ہیں، پھر اس کی فائنل ڈائگنوسس بناتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کون سی ڈیزیز ہے۔ جب فائنل ڈائگنوسس بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کا صحیح علاج کرتے ہیں۔ تو کیسے کیا آپ نے؟ جو طب کے جو اصول ہیں، اس کے طب کے اصول جو بھی ہیں، اس اصول کو، اور طب کے جو ضابطہ ہے، اس اصول اور ضابطہ کو جو ہے سامنے رکھ کر کے ہم غور و فکر کرتے ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے آپ کے ٹی بی ہے، ٹی بی ایگزامپل لے لیجئے۔ اب مریض نے آ کر یہ کہا کہ ہم کو بھوک کم لگتی ہے، میرا وزن کم ہو رہا ہے، مجھے جو ہے فیور آ رہا ہے۔ فیور آ رہا ہے کس وقت آتا ہے؟ شام میں آتا ہے، رات میں تیز ہو جاتا ہے، پھر صبح اتر جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اور مریض دبلا پتلا دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب جو ہے آپ کے سائن سمٹم ہے، کس کے؟ ٹی وی کے۔ پھر آپ نے اس کے لحاظ سے پھر آپ نے ایگزامینیشن کیا، ایگزامینیشن کرنے کے بعد مان لو اسٹیتھوسکوپ سے آپ نے لنگس کو دیکھا، اس میں آپ کو کچھ آواز ملی جو کہ ٹی وی میں آواز ملتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے اس پہ طب کے اصول کو اور ضوابط کو سامنے رکھ کر کے آپ نے جو غور و فکر کیا، جیسے اصول و ضابط، مان لو نشانی کیا ہے، سائن کیا ہے، یا سمٹم کیا ہے، علامات کیا ہے، اس میں ایگزامینیشن میں کیا ملتا ہے، اس پہ سارے اصول و ضوابط کو جو ہے سامنے رکھ کر کے پھر آپ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنے کے بعد جب آپ کو صحیح علم حاصل ہو گیا کہ اس مریض کو جو ہے آپ کے ٹی وی ہے، تبھی اس کا آپ ٹی وی کا علاج لکھیں گے۔ اگر بجائے ٹی وی کے آپ نے دوسری ڈیزیز سمجھ لیا، کینسر سمجھ لیا، یا کوئی اور چیز سمجھ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا علاج بھی غلط ہو جائے گا، ٹریٹمنٹ بھی غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے منطق کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ذہن ہے، آپ کا جو دماغ ہے، وہ اس جانب مائل ہو جائے کہ آپ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے
खूब गौर व फिक्र क्या करें, खूब सोच विचार क्या करें, लेकिन अंधाधुंध गौर व फिक्र नहीं करना, आंख बंद करके जो है आपके सोच विचार नहीं करना, बल्कि आपको जिस टॉपिक पे, जिस डिजीज पे या जिस टॉपिक पे, तिब के अलावा भी किसी टॉपिक पे अगर आप जो है गौर व फिक्र कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि बगैर उसूल और जवाबित के अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, बगैर किसी इसके प्रिंसिपल को सामने रख करके अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, तो क्या होगा, उसमें गलती हो जाएगी और आपको जो है सही इल्म हासिल नहीं होगा। जब सही इल्म हासिल नहीं होगा तो फिर वो मंतिक की तारीफ में फिट नहीं बैठता है। लेकिन जब आप किसी भी टॉपिक पर अगर आप सोच रहे हैं, आप गौर व फिक्र कर रहे हैं, उस पर उससे रिलेटेड जो उसूल हैं, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल हैं, उससे रिलेटेड जो ज़ाब्ता है, उसको सामने रखने के बाद फिर आप जब गौर व फिक्र करेंगे, फिर आप जब सोच विचार करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे गलती नहीं होती है, और जब गलती नहीं होती है तो आपको क्या होता है, सही इल्म हासिल होता है, और जब सही इल्म हासिल हो गया तो मंतिक का जो असल मकसद है पढ़ाने का, वो सही हो गया, मतलब वो जो मकसद है वो कामयाब हो गया, अपने मकसद में वो कामयाब हो गए। लेकिन अगर सही मतलब यह है कि वो अपने मकसद में, वो उसका जो असल मकसद है मंतिक को पढ़ाने का, वो फौत हो गया। अब इसको फिर से एक बार बताते हैं, यही चीज है जो आपको मैंने अभी तक समझाया कि तारीफ में क्या है, उसूल और ज़ाब्तों के मुवाफिक सोच विचार करने और मालूमात को तरतीब देकर नामालूम नतीजा मालूम करने में गलती नहीं होती है। इनके मजमुआ को मंतिक कहते हैं। गोया गौर व फिक्र, सोचो विचार को गलती से महफूज रखना मंतिक का असल मकसद है, ताकि नामालूम चीज का सही इल्म हासिल हो जाए। इस बयान से वाज़ेह हो गया कि मंतिक सही इल्म हासिल करने का एक कामयाब जरिया है। मतलब मंतिक का असल मकसद यह है ताकि आपको सही इल्म हासिल हो सके। और तिब में जो है मंतिक पढ़ाने का खास मकसद यह है कि आपको सही इल्म हासिल हो सके, डिजीज से रिलेटेड या तिब से रिलेटेड या ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड या पैथोलॉजी से रिलेटेड आपको सही इल्म हासिल हो सके। ये हो गया आपको मंतिक की तारीफ। नेक्स्ट है मंतिक का मौजू। नेक्स्ट हेडिंग है मंतिक का मौजू। अब मंतिक का मौजू क्या है? नेक्स्ट हेडिंग मंतिक का मौजू, जिससे मंतिक वाले बहस करते हैं, मंतिक का मौजू जिससे मंतिक वाले बहस करते हैं, मंतिक का मौजू जिससे मंतिक वाले क्या करते हैं, बहस करते हैं, मुअर्रिफ और हुज्जत ही है।
منطق کا موضوع جس سے منطق والے کیا کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, مورخ اور حجت ہی ہے. اب اس میں انہوں نے ایگزامپل دیا ہے, ایگزامپل دے کے اس کو بتا. اب مورخ کیا ہے, حجت کیا ہے, اس کو الگ بتانا ہے. تو منطق کا موضوع کیا ہے جس سے منطق والے بحث کرتے ہیں, مورخ اور حجت کیا ہے, حجت ہی ہے. اب اس میں ہے مثلا دق کا تصور آپ کو معلوم نہیں. آپ کو مثلا دق کا تصور آپ کو معلوم نہیں. دق کہتے ہیں ٹی بی کو, ٹیوبرکلوسس کو. لیکن قرحہ, قرحہ کہتے ہیں زخم کو, اونس کو. لیکن قرحہ, قرحہ کہتے ہیں زخم کو یا اونس کو. لیکن قرحہ اور ریا, لیکن قرحہ اور ریا آپ جانتے ہیں. لیکن قرحہ اور ریا آپ جانتے ہیں, بس پھیپھڑے کے زخم کا تصور کرنے سے بس پھیپھڑے کے زخم کا بس پھیپھڑے کے زخم کا تصور کرنے سے آپ کو دق کی حقیقت معلوم ہوگی. آپ کو دق کی حقیقت معلوم ہوگی. اس لیے اس مثال میں قرحہ ریا مورف یا قول شارع ہے. اس لیے اس مثال میں قرحہ, قرح ریا مورف یا قول شارع ہے. اب منطق کا موضوع جیسا کہ بتایا کہ جسے منطق والے بحث کرتے ہیں, اس میں دو چیز ہے. ایک چیز ہو گیا آپ کو مورخ اور دوسرا چیز ہو گیا حجت. منطق کا موضوع جس سے منطق والے بحث کرتے ہیں, مورخ اور حجت ہی ہے. مورخ اور حجت ہی ہے. مثلا دق کا تصور آپ کو معلوم نہیں. دق کہتے ہیں ٹی وی کو, ٹی وی کا تصور آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن قرحہ یعنی قرحہ کہتے ہیں اونس کو, زخم کو, اور ریا پھیپڑا, ریا کہتے ہیں پھیپڑا کو یا لنگس کو. ریا یا پھیپڑا آپ جانتے ہیں, بس پھیپھڑے کے زخم کا تصور کرنے سے آپ کو دق کی حقیقت معلوم ہوگی. اس لیے اس مثال میں قرح ریا مورف یا قول شارع ہے. یعنی آپ کو دق کا علم نہیں ہے, دق کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں, لیکن آپ کو زخم کے بارے میں معلومات حاصل ہے, اور پھیپھڑے کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہے, ریا کے بارے میں معلومات حاصل ہے, یا قرح ریا کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل ہے. تو اس مثال میں کیا ہوگا, قرح ریا جو ہوگا وہ مورف ہوگا, اور مورف ہی کو ہم قول شارع کہتے ہیں. اب آگے اس کے یا یوں کہیں کہ
یا یوں کہیں کہ ہر مرض ایک عرض ہے. یا یوں کہیں کہ ہر مرض ایک عرض ہے اور ہر مرض قابل علاج ہے. یا یوں کہیں کہ ہر مرض ایک عرض ہے اور ہر مرض قابل علاج ہے. ان دونوں جملوں کے مجموعہ کو حجت یا دلیل کہتے ہیں. ان دونوں جملوں کے مجموعہ کو حجت یا دلیل کہتے ہیں اور دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ نتیجہ اور دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہر مرض قابل علاج ہے. ہر مرض قابل علاج ہے. یہ تصدیق پہلے معلوم نہ تھی. یہ تصدیق پہلے معلوم نہ تھی، دلیل اور حجت کی روشنی میں معلوم ہو گئی. دلیل اور حجت کی روشنی میں معلوم ہو گئی. اب دیکھیے اس میں کیا ہے کہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہے مورخ اور حجت ہے. اب اس میں مورخ کون ہو گیا؟ جیسے اگزامپل دیا ہے کہ دکھ کا تصور یعنی ٹی وی کا تصور آپ کو معلوم نہیں، لیکن قرحہ اور ریا آپ جانتے ہیں، پس پھیپھڑے کے زخم کا تصور کرنے سے آپ کو دکھ کی حقیقت معلوم ہوگی. اس لیے اس مثال میں قرحہ یا ریا مورخ اور یا قول شاعر ہے. مطلب جیسے کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ منطق میں کیا کہتے ہیں کہ معلوم چیز سے نامعلوم چیز کو حاصل کرنا. منطق کیا ہے؟ بیسیکلی معلوم چیز سے نامعلوم چیز کو حاصل کرنا. جیسے ٹی وی کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کو پھیپھڑے کے بارے میں معلوم ہے اور زخم کے بارے میں معلوم ہے، قرحہ ریا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، تو اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو ٹی وی ہے. یہی چیز جو ہے آپ کے منطق ہے اور اس کو ہم مورخ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ٹی وی تو ایک آپ کے کیا ہے، ٹی وی جو ہے ایک قابل علاج مرض ہے. یار یوں کہیں کہ ہر مرض کا ایک عرض ہوتا ہے اور ہر مرض قابل علاج ہے. ان دونوں جملوں کے مجموعہ کو حجت یا دلیل کہتے ہیں. مطلب حجت اور دلیل کیا ہے کہ کسی نتیجے پر اخذ ہونا. جیسے ٹی وی کے بارے میں آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹی وی جو ہے ایک قابل علاج مرض ہے جس کا علاج ممکن ہے. جیسے کینسر ہے، کینسر کا علاج ممکن نہیں ہے، یا ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز کا علاج ممکن نہیں ہے. مطلب کم کرتا ہے لیکن مکمل طور سے شفا حاصل نہیں ہوتی ہے.
जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है। ये जो नतीजा निकला किसी भी हुज्जत या दलील करने के बाद जो एक नतीजा निकलता है उस जो है ये आपके यही चीज हुज्जत कहते हैं। मतलब ये है कि ये दोनों जुमला जिसमें ये है कि हर मर्ज एक अर्ज है और हर मर्ज काबिल इलाज है, इस सोच विचार करने के बाद क्या दोनों जुमलों के मजमुआ को हम हुज्जत या दलील कहते हैं। तो उसमें दो पार्ट हो गया मंतिक में, एक पार्ट तो हो गया मौरिफ कहते हैं एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट को कहते हैं हुज्जत। मौरिफ को हम कौल इशारे भी कहते हैं, इसमें कोई चीज मालूम है। मौरिफ में क्या होता है, कोई चीज मालूम होती है, नोन होती है, आपको पहले से ये चीजें मालूम होती हैं। और हुज्जत में क्या होता है कि आप सोच विचार करने के बाद किसी नतीजा पर अखज़ करते हैं, तो ये जो चीजें हो गई ये जो सोच विचार हो गया ये आपके हुज्जत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि इसमें मंतिक में क्या होता है, किसी नामालूम चीज से क्या करते हैं, हम मालूम चीज को हासिल करते हैं। अब इसके मौजू जिससे मंतिक का मौजू क्या है, जिससे मंतिक वाले बहस करते हैं, इसको हम मुअर्रिफ और हुज्जत कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में दिया है, मसलन दिक का तसव्वुर आपको मालूम नहीं है लेकिन करहा और रिया आप जानते हैं, बस फेफड़े के जख्म का तसव्वुर करने से आपको दिक की हकीकत मालूम होगी। इसलिए इस मिसाल में करहे रिया मुअर्रिफ या कौले शारे है। या यूं कहें कि हर मर्ज एक अर्ज है और हर मर्ज काबिल इलाज है। उन दोनों जुमलों के मजमुआ को हम हुज्जत या दलील कहते हैं, और दोनों को मिलाकर ये नतीजा निकलेगा कि हर मर्ज काबिल इलाज है। ये तस्दीक पहले मालूम न थी, दलील और हुज्जत की रोशनी में ये मालूम हो गई। तो ये जो है आपके मंतिक का मौजू है। जब भी अगर सवाल आए कि मंतिक का मौजू क्या है, इसको आपको पूरा लिख देना है, आपको इसी में फुल मार्क्स मिलेगा। गर्ज़ो गायत, नेक्स्ट हेडिंग है मंतिक का गर्ज़ो गायत। मंतिक का गर्ज़ो गायत। गर्ज़ो गायत का मतलब हुआ इसका मकसद, इसका मकसद क्या है। अब क्या है इसका मकसद, मालूम तसव्वुरात को सही तौर पर तरतीब देकर मालूम तसव्वुरात को सही तौर पर तरतीब देकर नामालूम तसव्वुर को हासिल करने, नामालूम तसव्वुर को हासिल करने मालूम तसव्वुरात को सही तौर पर तरतीब देकर नामालूम तसव्वुर को हासिल करने और मालूम तस्दीकात को
सही तौर पर मुरतब करके सही तौर पर मुरतब करके नामालूम तस्दीक को हासिल करना नामालूम तस्दीक को हासिल करना मंतिक का असल मकसद है। अब क्या है मंतिक की जो गर्ज़ व गायत है, मंतिक की गर्ज़ व गायत क्या है? मंतिक की जो गर्ज़ व गायत है वो क्या है? मंतिक की गर्ज़ व गायत के मालूम तसव्वुरात को सही तौर पर तरतीब देकर नामालूम तसव्वुर को हासिल करने और मालूम तस्दीकात को सही तौर पर मुरतब करके नामालूम तस्दीक को हासिल करने का असल मकसद हासिल करना मंतिक का असल मकसद है। गर्ज़ व गायत और मकसद यही है कि कोई भी चीज़ जो मुझे मालूम नहीं है उसको हम मालूम करते हैं, या कोई भी तस्दीक जो कि मतलब एक चीज आपको मालूम है उससे आप दूसरी चीज हासिल कर सकते हैं। जैसे कोई तसव्वुर है जहन में, एक छोटा सा कोई चीज उसके बारे में आप मालूम है, उसको सही तौर पर तरतीब दे करके हम नामालूम तसव्वुर को हासिल करते हैं। इसी तरह से कोई तस्दीक है जो मालूम है आपको, उसको सही तौर पर मुरतब करके नामालूम तस्दीक को हम हासिल करते हैं। इसी का नाम मंतिक है। जैसे रिसर्च में होता है, रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हमको मालूम है, कुछ लिटरेचर से आपको मालूम हो जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल से हमको मालूम हो जाएगी, उसको बस सही तौर पर मुरतब करके जब हम उसको लैब में जांच करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो एक नई चीज़ मालूम होती है। तो यही चीज़ जो है ये मंतिक का असल मकसद है कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ मालूम है उसको सही तौर पर आपके मुरतब करके तरतीब दे करके, या मालूम तस्दीकात है उसको सही तौर पर मुरतब करके नामालूम तस्दीक को हासिल करना ही मंतिक का असल मकसद है। अब जो है इसमें इसी तरतीब मालूमात का नाम सोच विचार या नजरो फिक्र है। इसी तरतीब मालूमात का नाम इसी तरतीब मालूमात का नाम सोच विचार या नजरो फिक्र है। इसी तरतीब मालूमात का नाम क्या है? सोच विचार या नजरो फिक्र है। इस बयान से खुद ब खुद ये बात जाहिर हुई कि इस बयान से खुद ब खुद ये बात जाहिर हुई कि मंतिक में मालूम तसव्वुरात और तस्दीकात को मंतिक में मालूम तसव्वुरात और तस्दीकात को
मुरत्तब करने का तरीका बताया जाता है। इसी तरतीब मालूमात का नाम सोच विचार या नजरो फिक्र है। इस बयान से खुद ब खुद ये बात जाहिर हुई कि मंतिक में मालूम तसव्वुरात और तस्दीकात को मुरत्तब करने का तरीका बताया जाता है, ताकि जो तसव्वुर और तस्दीक मालूम नहीं है वो मालूम हो जाए। ताकि जो तसव्वुर या तस्दीक मालूम नहीं है वो मालूम हो जाए। ताकि जो तसव्वुर या तस्दीक मालूम नहीं है वो मालूम हो जाए। बस वो मालूमात, अब इसको जो है थोड़ा सा गर्ज वाया थोड़ा सा लंबा है, इसको कल जो है और इसको सही तरीके से बता देंगे। आज जो है टाइम है कि मालूम तसव्वुरात को सही तौर पर तरतीब देकर नामालूम तसव्वुर को हासिल करने और मालूम तस्दीकात को सही तौर पर मुरत्तब करके नामालूम तस्दीक को हासिल करना मंतिक का असल मकसद है। इसी तरतीब मालूमात का नाम सोच विचार या नजरो फिक्र है। इस बयान से खुद ब खुद ये बात जाहिर हुई कि मंतिक में मालूम तसव्वुरात और तस्दीकात को मुरत्तब करने का तरीका बताया जाता है, ताकि जो तसव्वुर या तस्दीक मालूम नहीं है वो मालूम हो जाए। ये जो है आपके मंतिक का क्या है, मकसद है, गर्ज व गायत है। अब कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसी को गर्ज व गायत को हम आगे बढ़ाएंगे।